नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मनी 9 पर हम लगातार कॉर्पोरेट जगत की सुर्खियों को कवर करते हैं और इसी कड़ी में हमारा वास्ता कॉर्पोरेट इंडिया के धुरंधरों से पड़ता रहता है। और कॉर्पोरेट इंडिया के एक ऐसे ही धुरंधर से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि कृषि यानी एग्री सेक्टर से हैं। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान है और इंडस्ट्रियल के साथ साथ सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बड़ा है ओवर द इयर्स, आई एग्री। लेकिन इसके बावजूद आज भी इंडिया की जीडीपी में एग्री सेक्टर का 17 से 18% का योगदान है। और इसी क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी इंसेक्टिसाइड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजेश अग्रवाल जी आज हमारे साथ मुखातिब हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। धन्यवाद। अच्छा, इससे पहले कि मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, थोड़ा अग्रवाल साहब के बारे में आपको बताना चाहूँगा ताकि आगे बातचीत का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो सेट हो जाए और आपको समझ आए कि हम क्या बातचीत करने वाले। इनकी अचीवमेंट्स की हम बात करेंगे, साथ ही ये भी बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या बड़े काम किए हैं या फिर बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इनका लंबा अनुभव है पेस्टिसाइड सेक्टर्स में यानी कि कीटनाशक क्षेत्र में, और ये एक इंडस्ट्री वेटरन के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा खासा कई दशक का इनका एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बता दूं, जब इस कंपनी का IPO आया था ना, इंसेक्टिसाइड इंडिया का, केवल 139 करोड़ रुपए का मार्केट कैप था। 139 करोड़ रुपए के मार्केट कैप से आज ये कंपनी 2000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप पर पहुंच गई है। तो 139 करोड़ से 2000 करोड़ का सफर इन्होंने तय किया है। यानी कि अगर आप 2007 से ये 18 साल का सफर देखेंगे तो 16% का CAGR रिटर्न इस कंपनी ने डिलीवर किया है। तो सर, सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि 2007 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई, 139 करोड़ से 2000 करोड़ का सफ़र, ये 16% CAGR की जो रिटर्न आपने डिलीवर की है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया, स्केल कैसे हुआ, इसमें क्या चुनौतियाँ रही। आई एम श्योर इसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री होगी, बहुत सारी बातचीत होगी। तो ज़रा उससे हम स्टार्ट करें ताकि पता चले कि हाँ, इंसेक्टिसाइड इंडिया है क्या, शुरू कहाँ से हुई। देखिए, जिन दिनों में पढ़ रहा था उन दिनों में मन में ख्याल था कि हम लोग क्यों नहीं टॉप इंडिया की कंपनीज में हो सकते हैं। कुछ ऐसा काम मैं क्यों नहीं कर सकता कि मेरी लिस्टिंग हो और डेफिनेटली कुछ अलग से एक पोजीशन अचीव हो और मालूम पड़े कि यस हमने कुछ किया है। ये कौन से दशक की बात है? तो ये 90s की बात है। जिन दिनों में कॉलेज पढ़ता था, स्कूल पढ़ता था, तो विज़न बहुत क्लियर था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मुझे करना है। तो बहुत क्लियर विजन था कि मुझे लिस्टिंग करना है, बड़ा कंपनी बनानी है और डेफिनेटली जो हम काम करेंगे तो उस काम से हम कस्टमर की मदद करेंगे, ऑफ कोर्स सबकी मदद करेंगे। जो इन्वेस्टर्स है तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न देंगे, बिल्कुल दिमाग में था वो डे 1 से। तो 2007 में जब मौका मिला तो हमने अपनी कंपनी की लिस्टिंग की। वैसे तो हम लोग एग्रोकेमिकल में पिछले 3 जनरेशन से हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने 70s में स्टार्ट किया था। 2001 में हम फैमिली कंपनी से बाहर आए, मैं और मेरे पिताजी, और हमने इंसेक्टिसाइड इंडिया एज अ बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया अपने ड्राइंग रूम से। तो डेफिनेटली पता नहीं था कि इतना बड़ा हम कर लेंगे, लेकिन बहुत क्लैरिटी थी कि मार्केट का सपोर्ट है, मार्केट के अंदर वैक्यूम है, एक अच्छा ब्रांड लेके हम मार्केट के अंदर जाएंगे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो विल गेट अवर स्पेस। मतलब ये विजन आपके ग्रैंडफादर का था, मतलब ये फैमिली जीन्स में ही है आपके, मतलब ये? हाँ, कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में आना, बिकॉज हम लोग पिछले 150 साल से दिल्ली में रहते हैं, तो ज़्यादातर जो परिवार है वो सब ट्रेडिंग में ही था, वॉल्ट सिटी में। तो उस ज़माने में ग्रैंडफादर ने मेरे फादर और उनके ब्रदर्स के साथ में, मतलब माय फादर और 5 ब्रदर्स, तो सब लोग ने मिलके धीरे धीरे ज्वाइन करते गए, सब आते गए फैमिली में, हमने इंडस्ट्री की शुरुआत की। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था सर, 1960s में ना ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। जी। आई एम श्योर आपके जो ग्रैंडफादर हैं उनके अचीवमेंट्स, उनकी बातचीत आपके फादर से, आपके जो एल्डर ब्रदर्स हैं उनसे आपको पता चलता ही होगा। जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1960s में, तो ऑब्वियसली ये सेक्टर ही ऐसा, कृषि सेक्टर ऐसा है कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्लस जो फॉरेन से फंडिंग आती है उसकी मदद से दैट्स हाउ ये एग्रोकेमिकल हुआ या पेस्टिसाइड्स हुआ, ये भारत में बिकना शुरू हुए या फिर इनकी बातचीत होना शुरू हुई। तो अगर आपको अगर आप कुछ रिकॉल कर पाएँ, देखिए, आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर आपसे क्या शेयर करते थे, कैसे ये शुरू हुआ, क्या चुनौतियां रही उस समय जब? अगर हम 60s की बात करते हैं तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई वो फर्टिलाइज़र के साथ हुई। तो हम लोग के पास डिस्ट्रीब्यूशन आई फर्टिलाइज़र की नॉर्थ इंडिया की, और दिल्ली से हम लोग मंगाते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उस ज़माने में
इस्तेमाल करने वाले लोग कम थे, नेटवर्क बहुत कम था, बाज़ार में लोग आते थे और दिल्ली से लेकर जाते थे ट्रक्स पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र के। तो शुरुआत फर्टिलाइज़र से की और धीरे धीरे हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर गए। ओके। तो वो एक टाइम था जहाँ पर किसान को आदत डालना, किसान ने नए केमिकल लेना और उनको इस्तेमाल करना, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जागरूकता जो थी, मतलब किसानों को कैसे बताना है प्रोडक्ट के बारे में, जागरूक करना ताकि वो खरीदें और सही इस्तेमाल भी कर सकें। तो जी, तो मैं ना सर पढ़ रहा था कि जैसे आपने कहा कि ये आपका फैमिली बिजनेस रहा है, तो ये 70s की बात कर रहा हूँ, 1972 आई थिंक, जब आपके ग्रैंडफादर ने शुरू किया HIM पल्वराइजिंग मिल्स के नाम से ये बिजनेस था। तो यू नो, मैं आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल, बट ये जो फैमिली बिजनेस था उससे अलग होने का कोई रीज़न, या फिर आपको लग रहा था कि देयर इज मोर पोटेंशियल इनटू इट, बहुत कुछ हो सकता है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके अलग होने का, अलग कंपनी इस्टेब्लिश करने का ये फैसला लिया? ये आपने एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछा जिसको कई फोरम्स पे जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ कि इंडियन फैमिलीज़ में एक बहुत बड़ी कमी है कि सक्सेशन कई बार बहुत क्लियर नहीं होता। कई बार नहीं, इनफैक्ट सर मेरे फादर भी कहते थे कि 95% केसेस में ऐसा है जी कि सक्सेशन प्लानिंग है ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम अपने देश की तरफ देखते हैं जी, तो आपको 50 साल से ज़्यादा बड़ी कंपनियां दिखना भारी हो जाता है। एग्जैक्टली। जो सक्सेस 50 साल पहले थी आज भी सक्सेसफुल हो, वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स विच यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। तो एक जनरेशन, दो जनरेशन तक, तीसरी जनरेशन आते आते बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं। वो जो ग्रो करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी रनवे पे आ चुके हो, वहाँ से आपको टेक ऑफ करना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती कई बार, लॉन्च पैड मिस हो जाता है। तो मेरे ग्रैंडफादर बहुत विजनरी आदमी थे, बहुत मेहनत की उन्होंने। हमारे फादर आए, जब अंकल्स आए, सब ने बड़ी मेहनत की, लेकिन माय फादर आर 5 ब्रदर्स। अच्छा। तो 5 ब्रदर थे तो उसमें स्प्लिट्स होने जायज़ थे। फाइनली जो फैमिली कंपनी थी उसको पापा हेड कर रहे थे एज MD, और हमारे सबसे छोटे चाचा जी हमारे साथ थे जी। तो ऐसा लगता था कि शायद हम लोग साथ चलेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा फील हुआ कि शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो अब हमने डिसाइड किया कंपनी चाचा जी को दे दी और हम लोग ने स्क्रैच से स्टार्ट करना शुरू किया, प्लान किया कि स्क्रैच से करेंगे और जो सपने उनको पूरा करेंगे। तो 2001 में इसी तरह से IAL का इंसेप्शन हुआ, या फिर उसका बीज रखा गया? जी, मैंने कंपनी बना ली थी 1996 में, क्योंकि समहाउ मुझे बहुत पसंद नहीं था जो फैमिली कंपनी का नाम था, लेकिन देन आई वाज गिवन अ चैलेंज कि बेटा जिस दिन कोलैबोरेशन करोगे उस दिन लाना, जिस दिन तुम कुछ बड़ा अचीवमेंट करोगे तब प्रपोजल लाना कि कंपनी का नाम बदलना है। तो मुझे मालूम नहीं था कि एक दिन मैं नई कंपनी इसी के साथ शुरुआत करूँगा। चलिए, हैट्स ऑफ टू यू सर, जो आपने सोचा वो आपने एग्जीक्यूट भी किया। बहुत कम लोग ऐसे हैं, मैं इस पर भी बातचीत करूंगा। लेकिन सर आपने बिजनेस की बात करें ना, अब आप एग्रोकेमिकल्स में हैं, आप बायोलॉजिकल और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड कंज्यूमर्स को डायरेक्टली भी बेचते हैं आप, कुछ कंपनीज को भी करते हैं, यानी कि B2B और B2C दोनों में ही आप हैं। तो थोड़ा अगर आप बाइफर्केशन दे सकें, हमारे साथ कुछ आपके जो पोटेंशियल या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, कि B2C से कितना आपका रेवेन्यू आता है और B2C से कितना? देखिए, B2C हमारा एक मेन रीढ़ की हड्डी है, या हम कहें कि हम कंज्यूमर के लिए काम करते हैं तो ज़्यादा ठीक है, बिकॉज आज कस्टमर को कैसे आपको सही सॉल्यूशन देना है। मैं बिलीव करता हूँ कस्टमर प्रोडक्ट लेने नहीं जाता बाजार में। कस्टमर मीन्स फार्मर? हाँ, कस्टमर, मेरा अल्टीमेट कस्टमर तो फार्मर ही है। तो बिकॉज हम फार्मिंग कम्युनिटी के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नहीं, मैं अपनी समझ और हमारे दर्शकों की समझ के लिए पूछ रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आपका जो ग्राहक है, एंड यूजर तो आपका फार्मर है, तो क्या आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक शॉपकीपर को जाके जागरूक बनाते हैं, या फिर फार्मर के साथ बातचीत करते हैं? देखिए, हमें हर टाइप की एक्टिविटी करनी पड़ रही है। 75% मेरा जो बिजनेस है वो आज भी अपने ब्रांड का होता है थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है। तो आज कंपनी के कंधे पे जिम्मेदारी बड़ी आ जाती है। क्या होती है कि आपको प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक लेके जाना और रिटेलर से फार्मर तक लेके जाना है। तो हमारे पास 3 लेवल चेन है और 3 लेवल चेन पे आपको काम करना पड़ता है। ऑफ कोर्स मेरा जो बिलिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर को होती है डायरेक्टली, और डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से फार्मर, लेकिन इनके बीच में कड़ी बनना पड़ता है। क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे पिछले 4-5 साल में हम लोग न्यू जनरेशन सॉल्यूशंस को लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने कोलैबोरेशन से ला रहे हैं, चाहे हम उनके मिक्सचर्स बना के रेडी सॉल्यूशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब आप नए ज़माने की नई दवाइयाँ बाज़ार के अंदर लेके आ रहे हैं तो आपको उसके लिए कस्टमर को जागरूक करना पड़ेगा, उसको उसका बेनिफिट दिखाना पड़ेगा, वैल्यू फॉर मनी दिखानी पड़ेगी कि 1 रुपया आपने लगाया तो उसके बदले आपको 5 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपये की रिटर्न आई। जब आप उसको दिखा दोगे तभी काम बनेगा।
तो आज हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फील्ड के अंदर, फार्मर ट्रेनिंग पे, फार्मर अवेयरनेस पे, नेटवर्क ट्रेनिंग पे। उसके लिए हम साइंटिफिक तरीके भी अपना रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐप्स बनाए हैं सेल्स फोर्स के साथ मिलके अपनी टीम के लिए, बिकॉज आज मेरे पास सेल्स टीम की अगर मैं बात करता हूँ तो 700 लोगों की सेल्स टीम है। इसी तरीके से करीबन 100-150 लोगों की मार्केटिंग टीम है, जो कि हमारे रोल पे हैं मैनेजर्स, जिनका काम है कि इस टीम को, सेल्स टीम को ट्रेन करना और साथ में जो नेटवर्क है उसको ट्रेन करना। और उसके नीचे 1000 से 1200-1300 लोगों की टीम हो जाती है, जो कि सीएज या क्रॉप एडवाइजर्स हम बोलते हैं, जिनका काम है किसान से कनेक्ट करना। तो बेसिक कनेक्ट ये लोग डेवलप करते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारी जो मार्केटिंग टीम है और जो सेल्स टीम है इनके लोग लेते हैं। तो उनको भी ट्रेन करने के लिए हमने लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया हुआ अपना, जिसके अंदर हम इंडिया की सभी लैंग्वेजेस में अपने जितने की प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लेके जाना है, कैसे ट्रेन करना है, क्या रिकमेंडेशन देनी है, क्या चीज़ की रिकमेंडेशन नहीं देनी है, टोटल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारे रहते हैं। उस ट्रेनिंग मॉड्यूल से हम अपनी टीम को ट्रेन करते हैं, जो कि वो ट्रेनिंग पाके बाजार के अंदर जाके उस ट्रेनिंग को डिसमिनेट करते हैं। अच्छा, आपके लिए ना ये सुनना बहुत आसान लग रहा होगा, 700 लोगों की टीम हैंडल करना, मार्केटिंग करना, सेल्स करना, लेकिन कहाँ से ये उठ के आए हैं? मैं जब कह रहा हूँ उठ के आए हैं, बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं। ये इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं रही है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? MNCs कंपनीज का आप देखेंगे दबदबा था एक समय, मैं सही कह रहा हूँ सर? हाँ, आज भी दबदबा है। हाँ, तो वो जो चैलेंज था सर, जो मुश्किलें आपने फेस की, MNC कंपनियां बाहर से प्रोडक्ट लाती थी, बेचती थी, आपने रिसर्च करना शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग भी की, सब कुछ किया आपने। वो सब किया जो MNCs करती थी, बाहर से लेके आती थी, प्रोडक्ट्स बेचती थी, वो आपने भारत में एक्चुअली पॉसिबल किया, उस चीज़ को मुमकिन किया, और एक तरह से आपने इस पूरे सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज किया, यानी कि इन्होंने क्रांति पैदा की है। और प्रोडक्ट्स को जो प्राइजेस हैं सर, अगर आप थोड़ा वो भी बता पाएँ कि जब आपने ये कंपनी या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी शुरू करी, MNCs को चैलेंज किया, इनफैक्ट उनको बीट भी किया, तो प्राइजेस किस तरह से मूव हुए? हमारी जो एग्री इंडस्ट्री है या फार्मर्स हैं, उन्होंने कैसे बेनिफिट किया है प्राइस? देखिए, हमने देखा कि किसान बाजार जाता था कि मैं नए ज़माने की दवा लेके आऊँगा, लेकिन जब वो अपनी पॉकेट देखता था तो उतने पैसे नहीं होते थे। क्या हो रहा था, नए सॉल्यूशंस इंडिया में आ गए थे, लेकिन वो खाली प्रोग्रेसिव फार्मर को अवेलेबल थे। मुझे ये लगा कि हमें इन सॉल्यूशंस को इंडिया में बनाना चाहिए। जब इनका पेटेंट ऑफ हो रहा है तो क्यों ना इन टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में बनाया जाए, R&D करें और इसके टेक्निकल्स बनाएं, टेक्निकल बना के इसके फॉर्मुलेशन बनाए और किसान को दे, और उसका फायदा हमारे देश के किसान को मिले। अच्छा, आम आदमी की भाषा में समझूं, जब आप कह रहे हैं कि पेटेंट ऑफ हो रहे थे, तो जब बड़ी जो दवाएं होती हैं, उनका जो जेनरिक बनता है, कुछ वैसा ही इस सेक्टर में भी है, इसी तरह से? बिल्कुल। तो जो पेटेंटेड दवाएं थी इंडिया के अंदर, वो सब लॉन्च होती थी विदेशी कंपनियां या उनके पार्टनर्स के द्वारा। तो वो एक प्राइस पे बिकती थी, जो प्राइस कम से कम 2 गुना या 3 गुना नॉर्मल मार्केट प्राइस से होता था, जो फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हर फार्मर नहीं अफोर्ड कर पाता था, खाली प्रोग्रेसिव किसान जो उन्नत खेती कर रहा है वही अफोर्ड कर पाता था। हमें लगता था टेक्नोलॉजी पे हर एक का अधिकार होना चाहिए, हर किसान को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और वो कब मिलेगी? जब उसको ऐसे दाम पर चीज़ मिलेगी जहाँ पर उसका फ़ायदा ज़्यादा हो और उसका दाम एक जेनेरिक आम प्रोडक्ट के बराबर उसका दाम हो, आसपास हो, जिसको वो खरीद सके। तो उसकी पॉकेट को देख के हमने पॉकेट फ्रेंडली सॉल्यूशंस बनाए, जहाँ पर हमने वैल्यू फॉर मनी डिलीवर की, उच्चतम क्वालिटी, मेक इन इंडिया, सही दाम में। इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर लेके गए और हमारी कंपनी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम था कि हर चीज़ हम अकेले नहीं कर सकते, तो उसके लिए पार्टनरशिप्स की भी ज़रूरत है। हमने जापानी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स की, उनके साथ मिल के जो लेटेस्ट उन्नत पेटेंटेड टेक्नोलॉजी थी उनको भी इंडिया में लेके आए और कोशिश की कि ऐसे दाम पर मार्केट के अंदर लेके जाएं जो कि किसान अफोर्ड कर सके, और उन ब्रांड्स को भी बहुत बड़ा विकसित किया। तो एक समय सिचुएशन ऐसी थी जब MNCs का दबदबा था, वो भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेचती थी लाकर, इंडियन कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं था, सोच भी नहीं थी उस समय ऐसी सोचना और उसको एग्जीक्यूट करना, MNCs को चैलेंज करना, फार्मर्स के हित के बारे में सोचना, उन तक सस्ते दाम में चीज़ों को पहुंचाना या पेस्टिसाइड्स को पहुंचाना, ये इनका अचीवमेंट रहा है। और अब मैं नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाता हूँ। अब MNCs बाहर से लाके हमारे यहाँ पे अपने उत्पाद बेचती थी, अब अग्रवाल साहब ने क्या किया है, घर पे बैठ के रिसर्च करके, मैन्युफैक्चरिंग करके फार्मर्स को तो फ़ायदा पहुंचाया ही है, दुनिया भर में भी अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, आई थिंक 30 देशों को आप एक्सपोर्ट भी करते हैं सर। तो ये सोच कैसे आई कि हमने चलिए अपना किला तो फतेह कर लिया, अब बाहर पहुंचा जाए, दूसरे देशों में भी जाया जाए? 2013 में एक जापानी कंपनी आई मेरे पास, ओत्सुका। उन्होंने कहा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा आप इन्वेस्ट कर दीजिए, अच्छी बात है, आई एम हैप्पी।
लेकिन अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो बाकी लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं और आप एक रिलेशनशिप में हैं और वो लोग शायद दूर हट जाएंगे मुझसे। तो हम देखते हैं रास्ता कि क्या हम साथ में मिलकर कर सकते हैं। कुछ विजिट जापान के लगे, कुछ उनके इंडिया के लगे। वी केम टू अ कंक्लूजन कि इंडिया के अंदर जो R&D वो जापान में कर रहे हैं उससे एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में की जा सकती है। जो वो जापान में कर रहे थे, सेम R&D इंडिया के अंदर अगर करते हैं तो शायद 1/10 या 1/8 कॉस्ट पे हो जाएगी। अच्छा। तो उस वक्त मुझे आइडिया आया कि इंडिया के अंदर तो बहुत भयंकर पोटेंशियल है। भयंकर कैसे कि हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, लेकिन अगर डेवलप्ड देशों से कंपेयर करते हैं तो आज भी बहुत बड़ा गैप है, चाहे वो सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर जो कमिटमेंट है और जिस तरीके की अवेलेबिलिटी है चीज़ों की और रिसोर्सेज की, वो इतनी अच्छी है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में आराम से कम्पीट कर सकते हैं। उस बात को ध्यान में रखकर हमने इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशंस कराने शुरू किए, अपने टेक्निकल्स के, फॉर्मुलेशंस के, और विदेशी बाजारों में जाना शुरू किया। छोटी शुरुआत है, अभी बहुत बड़ा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हमारी लगातार कोशिश चल रही है। हमने अब नए नए बड़े मार्केट्स क्रैक किए हैं, जैसे यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिकन मार्केट्स, साथ में अभी ऑस्ट्रेलिया पर नज़र है, जापान पर नज़र है। 100 से ज़्यादा कस्टमर्स तो हैं आपके जी। तो उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए, और क्या टारगेट है जो आप कहते हैं कि ज़्यादा हासिल नहीं किया? अभी तक क्या हो रहा है कि अभी तक मैं वाइट लेबलिंग कर रहा हूँ, यानी छोटे पैक में बनाकर जो डेवलपिंग मार्केट्स हैं उनके अंदर सप्लाईज कर रहा हूँ। ओके। अभी मेरा टारगेट है कि मैं उनको कॉन्सेंट्रेट बेचना शुरू करूँ, यानी टेक्निकल्स बेचना शुरू करूँ जो एडवांस मार्केट्स हैं उनके अंदर। तो ऑलरेडी बेच रहा हूँ, छोटी छोटी क्वांटिटीज में ट्रायल लॉट्स जा रहे हैं, उनको बड़ा करना चाहता हूँ और इस बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम क्वालिटी बनाते हैं इंडिया में और जिस प्राइस पे उस क्वालिटी को बनाते हैं, डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में उसको लेके जाया जा सकता है। अच्छा, मैं ना आपकी वेबसाइट पढ़ रहा था, एक कोट मैंने पढ़ा, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। वो कोट मैं आपके सामने पढ़ना भी चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए भी। शिफ्टिंग टुवर्ड्स सेफ एंड क्लीन फूड इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट, इट्स अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। वी आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग आवरसेल्व्स टुवर्ड इट थ्रू न्यू एज ग्रीन केमिस्ट्री। सर, ये जो कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है ना सर, जी, ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, क्या होता है कि जब हम R&D करते हैं तो R&D के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। ये भी काम होता है कि नए ज़माने की दवाइयाँ बनाई जाएं, जिन दवाइयों की डोसेज कम हो, जिनकी टॉक्सिसिटी कम हो, और वो टॉक्सिसिटी टारगेट पेस्ट पे हो क्या रहा है कि पिछले 10 साल पहले जो हम दवाइयाँ यूज़ करते थे और जो आज कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो बहुत कम हुई हैं। पहले 2 लीटर, 5 लीटर, 5 kg जैसी डोसेज थी, आज 10 ml, 20 ml, 25 ml, 17 ml इस टाइप की डोसेजेस हैं पर एकड़ ऑफ लैंड। 200 लीटर पानी में आप 20 या 50 ml दवा मिलाते हो और उसका स्प्रे कर देते हो और वो काफ़ी होता है। और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसकी परसेंटेज भी काफ़ी कम होती है पहले के मुकाबले। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिस वक्त केमिकल की ईजाद हुई तब साइंटिस्ट का बिलीफ था कि जितनी ज़्यादा देर जो केमिकल है वो एटमॉस्फेयर में रहेगा उतनी ज़्यादा देर कीड़ों से लड़ता रहेगा। ठीक है। बाद में पता लगा कि वो कहीं ना कहीं हमारे फूड चेन में आ रहा है। तब ऐसे केमिकल विकसित होना शुरू हुए जो कि खेत में डलें और 4-5 दिन में या 1 हफ्ते में डिसेमिनेट हो जाए, उनका असर ना रहे। तो आज वो ग्रीन केमिस्ट्रीज आ रही हैं, बेटर केमिस्ट्रीज आ रही हैं, कम डोसेज के प्रोडक्ट आ रहे हैं जो जिनका नुकसान हमारे घर पर जब तक क्रॉप आती है तब तक नहीं रहता। ओके। तो उस टाइप की केमिस्ट्री पर आज के दिन काम हो रहा है और हम भी बहुत काम कर रहे हैं। वंडरफुल सर। तो अब मैं सर थोड़ा हमारा जो ब्रेड एंड बटर है ना जी, नंबर्स, हाँ, मुनाफा, आय, इसके बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगा। मैं देख रहा था कि 2009 से लेकर जो मुझे आपके नंबर्स अवेलेबल नज़र आए, 2009 से लेकर 2025 तक आपका जो रेवेन्यू है ना 240 करोड़ से 2000 करोड़ तक का सफ़र आपने तय किया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने जो नंबर्स पढ़े हैं। और इसी दौरान रिचेक नहीं किया, शायद 300-400 रहा होगा, अभी ज़बानी याद नहीं है, लेकिन हाँ 2000 करोड़ आज कर रहे हैं। और इसी दौरान आपका जो मुनाफा है 21 करोड़ से बढ़कर कुछ 140-142 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। तो ये ग्रोथ की जो इतनी लंबी जर्नी आपने की है, कई रिकग्निशंस मिले होंगे, कई अवार्ड्स हासिल किए होंगे, कई चुनौतियाँ आपके सामने आई होंगी, कई लोगों ने रोड़ा लगाने की कोशिश की होगी, कई सारी चीज़ें आपके सामने आई होंगी इस लंबी जर्नी के दौरान। तो कुछ अगर आप हल्के और भारी पल अगर आप शेयर करना चाहें। जब आप कुछ भी काम करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर पीपल टू सपोर्ट यू, देयर आर अदर पीपल जो आपकी कहीं ना कहीं टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो मैं बड़े खुले मन से अगर बोलूँ तो देयर वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जम्मू बिकॉज देयर वर सर्टेन सब्सिडीज
तो वी वर द फर्स्ट कंपनी टू एस्टेब्लिश आवर प्लांट देयर। अच्छा, हमने 3 महीने में जगह देखी, प्लांट लगा दिया, चालू कर दिया, चौथे महीने में हम प्रोडक्शन में थे। ओके, तो दैट वाज सो फास्ट, और उसने हमें एक नई उड़ान दी, बिकॉज थोड़ी सी वहाँ से कमाई बढ़ी, आमदनी बढ़ी, तो कुछ खर्च करने की कैपेसिटी और बढ़ी। हमने वो करना शुरू किया, और फिर मैंने देखा कि ज़्यादातर जो केमिकल सिंथेसिस होता है वो गुजरात में या महाराष्ट्र बॉर्डर में हो रहा है, गुजरात के साथ साथ। अच्छा, तो हमने गुजरात दहेज में जगह ली, और जगह लेकर वहाँ पर हमने अपना बड़ा प्लांट एस्टेब्लिश किया 50 एकड़ जगह में, जहाँ पर हमने टेक्निकल सिंथेसिस करना शुरू किया। और एक दो नहीं बल्कि 18 या 20 टेक्निकल हमने गुजरात में बना डाले। हालांकि हमारा पहला सिंथेसिस प्लांट राजस्थान में था। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे हम सेल्स को ग्रो करते गए, वैसे वैसे हम अपने नए प्लांट्स लगाते गए, और प्लांट के साथ साथ अपने R&D सेंटर डालते गए। तो हमने जो सबसे अलग किया वो ये किया कि हमने 8 अब प्लांट लगा लिए हैं। 2 जगह सिंथेसिस करते हैं, 6 जगह फार्मुलेशंस करते हैं, एक बायोलॉजिकल प्लांट भी है, और 4 R&D सेंटर्स डाल लिए उनके साथ प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि इनोवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं नए सॉल्यूशंस लगातार लाता रहता हूँ तो मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इस प्रॉफिटेबिलिटी को भी बिल्ड करने के लिए हमने कोविड के दौरान बहुत असर आया, सब बिजनेसेस पे असर हुआ। लकीली खेती चल रही थी, किसान लोग बाजार में मेहनत कर रहे थे, तो उनको प्रोडक्ट सप्लाई करना था। हमने फैक्ट्री चलाई, बहुत विपरीत सर्कमस्टांसेस में काम किया, लेकिन तब बहुत बड़ा केमिकल्स में प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ। कोविड के दौरान दाम बहुत बढ़े, और ऐसा लगा कि यही अब दाम का बेस बन गया, और कोविड के बाद एकदम से वो प्राइसेस गिर गए और ऑल टाइम लोएस्ट प्राइस लेवल पर आ गए। तो उस दौरान ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हम बना रहे थे, तो उसमें बिजनेस से ज़्यादा वो सट्टा हो गया, इन द सेंस कि आपने 10 रुपये का कोई माल खरीदा और उसका दाम 5 ही रुपया रह गया, तो कैसे आप इन्वेस्टर को जवाब देंगे, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करेंगे, एक बड़ा चैलेंज आया। तब हमने प्लान किया कि हमें और तेज़ी के साथ अपने प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव करना है। चाइना का फ्लक्चुएशन या इंटरनेशनल मार्केट का फ्लक्चुएशन आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। हमारी परफॉर्मेंस लगातार ग्रोथ की तरफ रहे, हम नए रास्ते अपने लिए बनाएं, नए सॉल्यूशंस किसान को दें, ऐसी स्ट्रेंथन करें अपने नेटवर्क को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को, कि कस्टमर उसके पास खिंचा चला है। तो उसके लिए हमने विशेष तौर पे काम करना शुरू किया, और बहुत ज़बरदस्त लॉन्चेस किए। एवरेज में अगर मैं पिछले 4 साल में बात करता हूँ तो लगभग 8 से 10 लॉन्चेस हमने हर साल किए हैं। कमेंडेबल। तो बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला, बड़ा अच्छा सक्सेस मिला हमारा। आज अगर मैं बात करता हूँ कि पिछले 6 साल में जो हमने प्रोडक्ट्स बेचे उनकी कितनी सेल है, तो करीबन शायद 600-700 करोड़ की सेल हम उन्हीं प्रोडक्ट से कर रहे हैं। अगर मैं ब्रांड बिजनेस की बात करता हूँ, ब्रांड बिजनेस जो कि हमारा करीबन 1500 करोड़ कंट्रीब्यूट करता है, 2000 करोड़ में या 1600 कुछ किया होगा लास्ट ईयर, 1550, तो उसमें आधा सेल नए प्रोडक्ट से आ रहा है। तो बिल्कुल जो हमने विजन रखा था कि हमें नए सॉल्यूशन देना, IEL मशहूर क्यों था बाजार में कि आज हमारे बास्केट में हर सॉल्यूशन अवेलेबल था, तो वो हमारी स्ट्रेंथ थी। हम उसको वीकनेस में कन्वर्ट नहीं करना चाहते। सॉल्यूशन है, पुराना हट गया, नया वाला आ गया। तो जो भी खेत में बीमारी हो, जो भी क्रॉप आप लगा रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम हर क्रॉप के लिए आपको सॉल्यूशन प्रदान करें। स्पेशलिटी सॉल्यूशन अब देने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए सॉल्यूशन लाते जा रहे हैं, और टोटल फार्मर के लिए पूरा प्रोजेक्ट। और हमारे किसान के लिए इसी तरीके के प्रोजेक्ट भी हैं कि भाई आपकी क्रॉप IEL का सॉल्यूशन, IEL का खर्चा देखो, उससे रिटर्न देखो, क्रॉप की यील्ड देखो। इस टाइप के हमने ICS प्लांट्स देश भर में प्लॉट्स लगाए हैं, किसानों को दिखाया है, किसानों को ला कर उन पर जागृति कर रहे हैं कि भाई कम स्प्रेस के साथ कम खर्चे में इतनी कम लागत मुनाफा ज़्यादा, और बहुत अच्छा सक्सेस मिल रहा है। दैट्स यू हैव ग्रोन ओवर द ईयर्स। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था सर, जब जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ा, नए नए प्लांट्स आपने लगाए, नए नए प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए, आपकी जो उधारी है ना, जो बोरिंग्स हैं, वो भी उसी लेवल्स पे साथ साथ में चली हैं। तो 14 करोड़ रुपए से बढ़कर, बीच में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आए, मैं एंड टू एंड बता रहा हूँ आपको, 14 करोड़ से बढ़कर ये नंबर आज कुछ 250 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इन 16 सालों में मैं जो 16 साल का डेटा देख पाया आपका, तो उसमें मैंने देखा कि 3 बार ऐसा हुआ है कि नंबर डिप भी किए, ऊपर भी आए, और अभी कुछ 250 करोड़ रुपए के आसपास आप खड़े हैं। थोड़ा बताएंगे सर, ये जो देनदारियां हैं, क्या नए प्लांट्स जब लगते थे, नए प्रोडक्ट्स आप लेके आते थे, तब ये शूट अप करती थी, और अब ये जो नंबर खड़ा है, यू आर कंफर्टेबल विद दिस नंबर, या फिर इसको और नीचे लाने की कोशिश है? देखिए, अभी इस साल में ही थोड़ा नीचे आ जाएगा, और नेक्स्ट ईयर तक और काफ़ी प्रभाव इस पर पड़ेगा। हमने अपने बैंक लिमिट्स को लिमिटेड रखा है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिछले 8 साल से मैं एक ही बैंक लिमिट पे कंपनी को ऑपरेट कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारी ग्रोथ
1100 करोड़ से 2000 करोड़ तक हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि 3000 करोड़ भी इसी बैंक लिमिट के साथ करूँगा। ओके। तो दैट डज नॉट मीन कि मैं जितना पैसा कमाऊंगा वो सारा फ्लो बैक करता रहूँगा, उसको डेफिनेटली मैं इस्तेमाल करूँगा, इन्वेस्टर को भी दूंगा, सब कुछ प्लान करूँगा। और जो हमारी ROC है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा करंट ईयर में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, आगे भी इसमें इंप्रूवमेंट आएगी, काम करते रहेंगे। टेम्परेरी फैक्टर है, अभी ये साल सीज़न थोड़ा सा ख़राब हुआ, खरीफ सीज़न के दौरान बहुत ज़्यादा बरसातें आई जिसकी वजह से किसान स्प्रे नहीं कर पाए, मार्केट से गुड्स रिटर्न आए, जिसकी वजह से अभी टेम्परेरी लेवल थोड़ा अप है। अच्छा। लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट लगातार आती जाएगी। मुनाफे की बात करें तो सर 7 गुना के आसपास ग्रोथ पिछले 16 सालों में आपने हासिल की है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ से कहाँ, मतलब और कितनी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, कौन से नए लॉन्चेस आप प्लान कर रहे हैं, तो आपने 2000 करोड़ तक का तो सफ़र तय कर लिया, यहाँ से कहाँ, कब तक और क्या क्या नया लॉन्च करने वाले हैं आप? देखिए, हम लोग की ज़बरदस्त प्लानिंग है। हमने हाल ही में गुजरात में एक बड़ा एक्सपेंशन किया है। मेरे पास गुजरात में टेक्निकल सिंथेसिस में लगभग 75-80 रिएक्टर थे। इतने ही रिएक्टर और ऐड करके अभी मैंने नया एक्सपेंशन किया है। और ये एक्सपेंशन से प्रोडक्शन अभी शुरुआत हो जाएगी। राजस्थान में ऐसे ही एक एक्सपेंशन 40 रिएक्टर से 35-40 इतने रिएक्टर्स और ऐड करके लास्ट मतलब इस एक साल पहले हमने कंप्लीट किया है। अभी ऑलरेडी सोता नाला में नया प्लांट एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। अच्छा। विच इज़ अगेन इन राजस्थान। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार जो कंपनी की दृष्टि है, निगाह है, वो अपने एक्सपेंशन पे है। मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसा बेस बना लेंगे इस साल के आखिरी तक जो कंपनी को 4 से 5 हज़ार करोड़ तक ले जाने का दम रखता है। तो ये अगले साल आप 25 साल जो पूरे कर रहे हैं जी, तब तक हो जाएगा या थोड़ा और रुकना पड़ेगा? एक्सपेंशन हमारी अगले साल में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। लेकिन रिजल्ट्स स्टेप बाय स्टेप आएंगे। मुझे लगता है कि जो CAGR से हम डेवलप का अब ग्रोथ किया है पास्ट में, उससे बेहतर CAGR से करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और बेहतर आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो आपका एक प्लांट जब आप सेटअप कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में या फिर उसे स्टेबल होने में कितना टाइम जाता है? देखिए, सेटअप करने में लगभग 2 साल लगते हैं। अगर वो टेक्निकल प्लांट है 2.5 भी लग जाता है, और 5-6 महीने स्ट्रीमलाइन होने में लगता है। तो लगभग 3 साल का समय आप बोल सकते हैं कि प्लांट को सेटअप करने में नॉर्मली लगता है जब केमिकल प्लांट लगाते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि 2026 में आप कह रहे हैं कि नए प्लांट्स आपके अप एंड रनिंग होंगे, तो दैट मीन्स FY27 में कहीं हम एक्सपेक्ट करें कि आपके रेवेन्यूज में रिफ्लेक्ट होने लगेगा? हर साल होगा। अभी FY27 में रिफ्लेक्शन आएगी बिकॉज दहेज से सपोर्ट मिलेगा। अगले साल में सोतानाला का सपोर्ट भी चालू हो जाएगा, तो सपोर्ट्स आती जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है, B2B सेल्स में भी रिकॉग्निशन मिल रहा है, क्योंकि जो मेरे पार्टनर्स नहीं थे, पास्ट में एक स्टेज ऐसा आ गया था जहां मेरा मल्टीनेशनल कंपनी से बिजनेस बहुत कम हो गया था। अब वो रिलेशनशिप ग्रो हो रही है, साथ मिलकर हम बहुत सारे R&D के काम कर रहे हैं, हम लोग उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रपोज कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारी सेल्स डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों जगह उनके साथ बढ़ेगी। लार्ज इंडियन कंपनीज के साथ बढ़ेगी, वहाँ मुझे ग्रोथ दिखता है। और साथ साथ ब्रांड को तो हम डेफिनेटली क्योंकि पोजीशनिंग रखते हैं, तो उस पर काम करेंगे। तो अभी आपका सेल्स मिक्स क्या है, डोमेस्टिक में कितना और इंटरनेशनल में कितना? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट मुझे 5% कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा। 20% B2B कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 20 to 25, और 70 से 75% ब्रांड बिजनेस होता है। तो ये जो मिक्स है, इसमें इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सब जाएंगे ऊपर, तो मिक्स में बहुत बड़ा बदलाव मैं नहीं देखता। इंटरनेशनल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन अगले 2 से 3 साल तक लगभग 10% के रेंज में देखता हूँ। तो आपके मार्जिन्स अच्छे कहाँ हैं, डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में जब आप एक्सपोर्ट करते हैं? देखिए, मार्जिन डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स पे, और इंटरनेशनल मार्केट में टफ मैं उसका रीजन बताता हूँ कहाँ से मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअली, कि जो रुपया वीक हो रहा है ना सर, 90 का लेवल हमने पार कर लिया, 91 भी पार कर लिया, क्योंकि क्या हुआ, ये 30 से 60 वाला जो सफर है ना, हमने 20 साल में तय किया जी। रुपए की जो कमजोरी, वैसे तो हर साल 3% ऑन एन एवरेज कमजोरी होता है, ठीक है। तो 30 से 60 वाला हमने सफर 20 साल में तय किया, ये 60 से 90 वाला या 91 वाला ना 12 साल में ही हो गया जी। तो आपके बिजनेस पर ये करेंसी का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ता है? क्या आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, व्हेन यू लुक एट एक्सपोर्ट्स? देखिए, जब एक्सपोर्ट को देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी, इंपोर्ट को देखते हैं तो लॉस है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो डेफिनेटली मैंने जैसा बताया कि इंडिया से एक्सपोर्ट करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ इंडिया में डेवलप हो रहा है, जो R&D स्ट्रेंथ इंडिया में डेवलप हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप पूरा वर्ल्ड मार्केट टैप कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग
बहुत अच्छा ग्रो करेंगे इस डायरेक्शन में। चलिए सर, जहाँ से शुरू किया था ना वहीं वापस आता हूँ। 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने बात करी, सरकार का सपोर्ट था, फॉरेन से पैसा आ रहा था, दैट्स हाउ दिस सेक्टर स्टार्टेड फ्लरिशिंग। अभी भी एग्री सेक्टर की जहाँ तक बात है, जो हमारी जीडीपी में 17-18% कंट्रीब्यूशन रखता है ना, सरकार का जो सपोर्ट और सरकार का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा है अन्नदाता के ऊपर। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब बजट ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप तो इंडस्ट्री बॉडी के वाइस चेयरमैन भी हैं, तो उस हिसाब से आपकी तो बातचीत होती भी रहती है। क्या फीलर्स मिल रहे हैं सर, क्या बातचीत हो रही है, आपकी डिमांड्स क्या है, विशलिस्ट क्या है वित्त मंत्री से इस बार बजट की जहाँ तक बात है? देखिए, बहुत स्ट्रेट मेरी विश लिस्ट कोई रहती नहीं है, बिकॉज समहाउ हमारी इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री के साथ जो छोटा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का नेगेटिव परसेप्शन बहुत ज़्यादा है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अस एज अ सेवियर्स, ज़्यादातर लोग एज अ किलर्स इसको देखते हैं बिजनेस को, तो थोड़ा सा गड़बड़ वहाँ हो जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सपोर्ट मुझे गवर्नमेंट से नहीं मिल पाता। इनडायरेक्ट सपोर्ट है, क्योंकि किसान के लिए जो भी काम होगा, आज खेती के लिए जो भी काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी काम होगा, एमएसपी के लिए जो भी काम होगा, उसका एडवांटेज हमें मिलता ही है। बिकॉज किसान प्रोग्रेसिव कल्टीवेशन नहीं कर सकता बिना केमिकल के। आज भी अगर हम इंडिया में देखते हैं तो हम लगभग 500 ग्राम एआई पर हेक्टेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड का 1/8 है बड़ी बड़ी कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करते हैं। अगर यूरोप को देखते हैं, जापान को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, तो बहुत हैवी यूसेज है। लेकिन परसेप्शन ये बनी है कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सच नहीं है। तो वित्त मंत्री जी से मेरी कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। यही है कि किसानों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि किसान का मुनाफा बढ़े, किसान की फसल को अच्छा प्राइस मिले, उसको मार्केट मिले। वो एक अच्छा प्रोग्रेस है बेसिकली। और जिस तरीके से रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट आ रहा है। और आज ऐसा नहीं रहा ज़माना कि किसान के हाथ में इंटरनेट नहीं है, किसान के हाथ में मोबाइल नहीं है। आज बच्चे देख रहे हैं, नई नई चीज़ों को ले रहे हैं, उनका एक्सेप्टेंस बहुत हाई है। हम लोग बिलीव करते हैं कि पहले, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, मैं भी देना चाहूँगा कि हमने एक ग्रुप 30 यानी लेटेस्ट इंसेक्टिसाइड लॉन्च किया जापान के साथ मिलकर। महंगा प्रोडक्ट था, 3 साल पहले लॉन्च हुआ। 3 साल में वो मार्केट ग्रो करके हज़ारों करोड़ का बन गया। तो इस 30,000 करोड़ के इंडिया के मार्केट के अंदर, या 35,000 करोड़ हम बोल सकते हैं मार्केट के अंदर, एक प्रोडक्ट आया और 1500 करोड़ की जगह 3 साल में बना गया। तो वो ऐसे नहीं बन सकता, बिकॉज एडवांसमेंट थी, किसान की चाहत थी कि मुझे नए ज़माने का सोल्यूशन चाहिए जो वर्ल्ड फार्मर को मिल रहा है, तो ही हो पाया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसान की जागरूकता बहुत बढ़ रही है, और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो सभी इंडस्ट्रीज़ को लाभ होगा उसका। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, मैं चूँकि आपसे बातचीत हो रही है, आपका लंबा दशकों का अनुभव है, मैं राजेश अग्रवाल से नहीं पूछ रहा जी, मैं क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन से नहीं पूछता, मैं इंसेक्टिसाइड इंडिया के जो एमडी साहब हैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं केवल उस आदमी से पूछ रहा हूँ जिसका इस इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है, जिसने बहुत कुछ देखा जी, बहुत नाम कमाया, बहुत चैलेंजेस फेस किए, चुनौतियाँ उन्होंने सामना किया, बहुत अवार्ड्स रिकग्निशंस उन्होंने अपने जीवन में देखे। उस आदमी का पूरा जो अनुभव है उसका निचोड़ क्या है? एक एंटरप्रेन्योर, एक छोटा व्यापारी, एक कोई स्टार्टअप जिसको शुरू करना है या जिसे बिजनेस शुरू करना है, उसको आप क्या सीख देंगे या क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे जिससे उसको प्रोत्साहन मिले बिजनेस शुरू करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सेटअप करने के लिए? देखिए, कमिटमेंट और परसिवरेंस 2 बातें हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको दिल का सच्चा होना है, जो भी काम कर रहे हो आपको उसको एंजॉय करना है और एक कमिटमेंट के साथ करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज मैं ये कर रहा हूँ, कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा, फिर ये करूँगा, डिसीजन ना हो, आपको यहाँ भी मज़ा नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, फिर कभी मज़ा नहीं आएगा। तो जो भी काम आपके पास है उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे सुकून के साथ आप उसको करिए, एंजॉय करिए। हर जगह स्कोप है, स्कोप की कोई कमी नहीं है। इंडिया के अंदर आज 70 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन में हैं और 2047 तक ये पॉपुलेशन बढ़ के 90 करोड़ हो जाएगी। हमें डेवलप होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसका मतलब आज डिमांड हर सेक्टर में है, हर जगह अपॉर्चुनिटी है। जहाँ मेहनत करेंगे वहाँ मिलेगा। बस आपको कमिटमेंट पक्की होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए और आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर सर। बहुत ही इंस्पायरिंग। थैंक यू वेरी मच।
तो ये थे इंसेक्टिसाइड इंडिया के एमडी राजेश अग्रवाल साहब, जिनसे बातचीत करके बहुत ही मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बड़ा इंस्पायरिंग लगा। ऐसे ही जो कारोबार के धुरंधर है ना, उस पर मनी9 का जमावड़ा लगा रहेगा। ऐसे नई नई हस्तियों के साथ, इंस्पायरिंग लोगों के साथ हम आपकी जो बातचीत है, जो मुलाकात है, वो करवाते रहेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में आज के लिए इतना ही। आप मनी9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।